नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ह्यूमन बॉडी में चल रहा है, अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बता चुके हैं। आज हम नेक्स्ट उसके आगे का पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और इससे रिलेटेड जितनी ब्रीफ में जानकारी मिलेगी आपको वो सारी इम्पोर्टेंट होगी। और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसको हैं? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसे हृदय वाहिनी तंत्र या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यह मुख्य रूप से हृदय यानी हार्ट, रक्त वाहिकाएँ यानी ब्लड वेसल्स और रक्त से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, ये हार्ट जो होता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पंप करता है। ठीक है, और इसमें मेन क्या है कि हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं और रक्त है। ठीक है, ये तीन पार्ट्स हैं जो पूरी बॉडी को, मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंग हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मुख्य घटक कौन से हैं। मुख्य घटक हैं हार्ट, रक्त वाहिकाएँ और रक्त। ठीक है, हार्ट यानी हृदय, रक्त वाहिकाएँ यानी ब्लड वेसल्स और रक्त यानी ब्लड। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हृदय। हृदय में हृदय की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में है कि स्थान हृदय क्या होता कहाँ पे है। हृदय जो है छाती के मध्य में बाईं ओर हल्का झुका हुआ स्थित होता है। इसका आकार मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, और इसका भार लगभग जो है 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। ठीक है, हृदय की संरचना में यही है, इतना ही कि इसका जो ये स्थित होता है कहाँ पे, जो छाती के मध्य में बाईं ओर हल्का झुका हुआ, और इसका आकार मुट्ठी के आकार का होता है और इसका वजन जो है वो 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट है कि हृदय के चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं मानव में। मानव में 4 चैम्बर होते हैं, उसमें उनके नाम क्या होते हैं? उसके नाम है, एक है दायां आलिंद और दायां निलय, फिर बायां आलिंद और बायां निलय। दायां आलिंद मतलब राइट आर्ट्रियम, बायां आलिंद मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम और दायां निलय मतलब राइट वेंट्रिकल और बायां निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो दायां आलिंद काम क्या करता है? ये करता है शरीर से वेंस द्वारा ऑक्सीजन, रक्त प्राप्त करता है। मतलब शरीर से क्या करता है ये कि वेंस के माध्यम से, मतलब नब्ज जो होती हैं, सिराएं जो होती हैं, उनके माध्यम से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मतलब जो शरीर से वेंस द्वारा ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो रक्त ये प्राप्त करता है। ठीक है, फिर दायां वेंट्रिकल यानी दायां निलय क्या करता है? ये फेफड़ों में रक्त को पंप करता है जहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, फिर बायां आलिंद क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और बायां निलय क्या होता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। देखिए, दाएं से हमारा आलिंद से शुरू होता है कि दायां आलिंद क्या करता है कि ब्लड को ये मतलब प्राप्त करता है, कलेक्ट करता है। कैसी होती है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, दायां आलिंद क्या करता है कि ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उस ब्लड को कलेक्ट करता है।
फिर दायां निलय क्या करता है, उस ऑक्सीजन रहित ब्लड को बॉडी में मतलब फेफड़ों में पंप करता है। ठीक है। फिर आती है बारी बाएं आलिंद की। वो बाएं आलिंद की, हाँ, बाएं आलिंद में क्या करता है कि वो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को प्राप्त करता है। जब फेफड़े से ऑक्सीजन जो है हम लोग मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, जो ऑक्सीजन फेफड़े में आती है और फेफड़े में बाएं आलिंद में क्या होती है, रक्त में मिल जाती है। तो बायां आलिंद जो है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कलेक्ट करता है। उसके बाद में जो बायां निलय है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, पंप कर देता है। ठीक है। ये जो है चारों चैम्बर का, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उनका ये वर्किंग है। ठीक है। दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। ठीक है। दायां आलिंद क्या करता है, विदाउट ऑक्सीजन ब्लड को पंप करता है, और बायां आलिंद क्या करता है कि विदाउट मतलब विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है। और निलय क्या करते हैं, निलय जो है वो पंप करते हैं ब्लड को। ठीक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण वाल्व, है ना। हार्ट वाल्व जो होते हैं उसके बारे में समझते हैं। हार्ट वाल्व क्या है कि ट्राइकस्पिड वाल्व जिसको कहते हैं, ये दाएं आलिंद और बाएं निलय के, दाएं निलय के बीच में होता है। ठीक है। जिसमें जो है मतलब वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व क्या करते हैं, जो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन युक्त, जहाँ पे ऑक्सीजन वाला विदाउट ऑक्सीजन ब्लड आता है, फिर जो उसको रोकने का काम, फिर ऑक्सीजन युक्त वाले को रोकने का काम, ऐसे जो वाल्व लगे होते हैं, वाल्व क्या करते हैं कि रोकने का काम करते हैं ब्लड को। ठीक है। तो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में ट्राइकस वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो होता है। और मित्रक पिंड, जो माइट्रल वाल्व है, वो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। ठीक है। ऑर्टिक वाल्व जो होता है बाएं निलय और महाधमनी एओर्टा के बीच में, और फुफ्फुसी वाल्व जो होता है वो दाएं निलय और फुफ्फुसी धमनी के बीच में होता है। ये वाल्व मौजूद होते हैं हमारे हार्ट में। ठीक। अब नेक्स्ट है हृदय की कार्यप्रणाली, यानी फंक्शन ऑफ हार्ट। तो फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट करता क्या है इसके बारे में समझते हैं। नंबर 1 क्या है कि रक्त ग्रहण करना। तो दायां आलिंद शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है, और बायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ठीक है। सेकंड है रक्त पंप करना। दायां निलय रक्त फेफड़ों को मतलब रक्त को फेफड़ों में पंप करता है, और बायां निलय शरीर में रक्त पंप करता है। तीसरा काम है रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना। ठीक है। हृदय वाल्व रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखते हैं और विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। नंबर 4 है शरीर को पोषण प्रदान करना। ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय वापस फेफड़ों में भेजता है, यहाँ यह बाहर निकल जाता है। समझ रहे हो कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में मतलब सर्कुलेट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो है वो इसको हृदय जो है उसको वापस भेज देता है फेफड़ों में, जो हम लोग सांस के द्वारा छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वो है कि हृदय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें क्या है कि धड़कन दर, धड़कन दर जो है हार्ट रेट, सामान्य व्यक्ति में 70 से 80 बार जो है हमारा हृदय धड़कता है पर मिनट। ठीक है। और रक्तचाप, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है वो 180 हाई होता है, और 80 वो 120 हाई होता है, और 80 जो है वो लो होता है। ठीक है। mmHg सामान्य माना जाता है। ठीक है। ये हार्ट रेट की ऐसा यूनिट है mmHg। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त वाहिकाएं, यानी ब्लड वेसल्स के बारे में समझेंगे। इनके प्रकार क्या हैं और उनके कार्य कौन से हैं। तो रक्त वाहिकाएं कहते किसको हैं कि शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं, इनको कहते हैं रक्त वाहिकाएं। ठीक है। ये हृदय और शरीर के बीच अन्य अंगों के बीच रक्त परिवहन का कार्य करती हैं। ठीक है।
ये क्या करती हैं रक्त वाहिकाएं, हृदय और शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनके बीच में रक्त के प्रवाह को परिवहन करने का कार्य करती हैं। ठीक है। अब रक्त वाहिकाएं के प्रकार कौन कौन से हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? धमनी, सिराएं और केशिकाएं। ठीक। धमनी यानी आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन जो जिस रक्त में, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी तक पहुंचाती हैं, बॉडी के विभिन्न अंगों के तक पहुंचाती हैं। अब सिराएं क्या करती हैं? यानी वेंस। वेंस जो हैं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से, मतलब शरीर से हृदय तक वापस ले जाती हैं। अब जो जैसे धमनी हो गई, आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं कि जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है बॉडी के पार्ट्स, मतलब जो विभिन्न अंग हैं, हृदय से, मतलब हार्ट से विभिन्न अंगों तक आर्टरीज पहुंचाती हैं। और सिराएं क्या करती हैं? यानी जो वेंस होती हैं, वेंस क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है वो बॉडी के पार्ट्स से लेकर हार्ट तक पहुंचाती हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट वर्क। केशिकाएं। केशिकाएं यानी कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज जो होती हैं ये पतली नलिकाएं होती हैं जहां ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कैपिलरीज में क्या करता है? कैपिलरीज में जो है ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान होता है कैपिलरीज में। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले पढ़ते हैं धमनी के बारे में डिटेल, इसके कार्य, संरचना और प्रमुख धमनी के बारे में समझेंगे। ठीक है। इसका कार्य क्या है कि ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। इसमें अपवाद है फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी जो होती है वो ऑक्सीजन रहित ब्लड को बॉडी पार्ट्स से लेकर हार्ट तक भी पहुंचाती है। ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती है मोटी दीवारें और लचीली होती है। ठीक है। उच्च रक्तदाब, हाई प्रेशर में ये प्रवाहित होती है। मतलब इसमें क्या है कि जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई रहता है। ठीक है। इसकी प्रमुख धमनी कौन सी होती है? इसकी प्रमुख धमनी है महाधमनी यानी ऑर्टा। ऑर्टा जो है शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। और फुफ्फुसी धमनी जो होती हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित ब्लड, मतलब जो ब्लड है वो पहुंचाती है। कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी जो है हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है। कोरोनरी धमनी कौन सी होती है? वो करती है हृदय में, जो हार्ट में ब्लड की आपूर्ति जो करती है उसको कहते हैं कोरोनरी धमनी। ठीक है। नेक्स्ट है सिराएं। सिराएं किसे कहते हैं? सिराएं के कार्य कौन से हैं? ठीक है। कार्य है, सिराएं जो है ये शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक वापस ले जाती हैं। इसमें क्या है, फुफ्फुसी सिरा जो है वो अपवाद है। अपवाद कैसे है कि फुफ्फुसी सिरा जो है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय से मतलब पार्ट्स में पहुंचाती है। ठीक है। इसमें लो प्रेशर रहता है, मतलब जो ब्लड है बहता है वो कम प्रेशर में रहता है। ठीक है। इसमें वाल्व होते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। सिराओं में जो होते हैं वाल्व लगे होते हैं जो हृदय को विपरीत दिशा, मतलब एक ही दिशा में बहने के लिए करते हैं और विपरीत दिशा में नहीं बहने देते हैं, उससे रोकते हैं। इसकी प्रमुख सिराएं कौन सी हैं? ऊपरी और निचली महासिरा। ठीक है। ऊपरी और निचली महासिरा कौन सी है? शरीर से रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में लाती है। और फुफ्फुसी सिरा जो है फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं आलिंद में लाती है। ठीक है। नेक्स्ट है केशिकाएं। केशिकाएं यानी कैपिलरीज किसे कहते हैं? इसके कार्य क्या हैं? केशिकाएं यह धमनी और सिरा के बीच की सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं जहां गैस, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसकी संरचना जो है बहुत पतली होती है और केवल उन कोशिका मोटी होती है, केवल एक कोशिका जो होती है वो मोटी होती है। शरीर के प्रत्येक ऊतक और कोशिका तक रक्त पहुंचाती हैं कैपिलरीज।
कैपिलरीज क्या करती हैं कि शरीर की बॉडी के जो प्रत्येक ऊतक होता है और कोशिका होती है उस तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है। ये जो है कोशिकाओं को ऑक्सीजन पोषक तत्व प्रदान करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थ जो होती हैं वो बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब रक्त वाहिकाओं की विशेषताएं क्या है, मतलब की फीचर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। की फीचर्स में पढ़ेंगे कि धमनी में रक्त उच्च दाब में प्रवाहित होता है जबकि सिराओं में कम दाब में प्रवाहित होता है। ठीक है। सिराओं में वाल्व होते हैं ताकि रक्त पीछे ना बहे, मतलब विपरीत दिशा में ना बहे। केशिकाएं शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो है प्रदान करते हैं। समझ गए। तीनों चीज़ें हम लोगों ने समझनी, केशिकाएं, कैप और धमनी और सिराएं। ठीक है। तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, मतलब रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने के उपाय। रक्त वाहिकाएं हमारी स्वस्थ कैसे रहेंगी उसके बारे में समझेंगे। इसका मतलब स्वस्थ रखने के कई कारण वो हैं, कैसे हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर एक है संतुलित आहार लें, मतलब जिसमें कम वसा और अधिक फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए। दूसरा है नियमित व्यायाम करें। तीसरा है पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। और चौथा है धूम्रपान और शराब से बचें। लास्ट है कि तनाव कम और रक्तचाप नियंत्रित रखें, मतलब जो तनाव, जो टेंशन होती है उसको कम रखें। ठीक है। तो रक्त वाहिकाओं के बारे में हमने मैक्सिमम पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रक्त यानी ब्लड। ब्लड की संरचना और कार्य के बारे में समझेंगे। ब्लड जो है शरीर में परिसंचरण करने वाला तरल ऊतक है जो जीवन के लिए आवश्यक गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोनों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है वो सिर्फ ब्लड जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है। अब ब्लड की संरचना के बारे में समझेंगे, मतलब कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है। रक्त जो है मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है। नंबर एक है रक्त कोशिकाएं और नंबर दो है प्लाज्मा। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो 45% होती हैं ब्लड में और प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। ठीक है। तो रक्त कोशिकाएं होती कौन कौन सी हैं उनके बारे में समझेंगे। रक्त कोशिकाएं सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, जिसे इरिथो इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के कार्य क्या हैं और मतलब उसके बारे में समझते हैं। तो उसका कार्य है कि शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। इसकी विशेषता होती है इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका निर्माण स्थान जो है वो बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण जो है वो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल, मतलब आरबीसी का जीवन काल जो है लगभग 120 दिन का होता है। 120 दिन में ये जो है नई, मतलब वो सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं और पुरानी वाली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ऑटोमेटिक। ये जो है स्वतः कंप्लीट होने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है। ये हमारे खान पान पर निर्भर करता है कि हम कैसे खाना खाते हैं, क्या खाने में क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी आरबीसीज बढ़ती और घटती रहती हैं। ठीक है। अब दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं और इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। इसके कार्य है कि शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य संक्रमणों से बचाना होता है। इसके प्रकार होते हैं कौन से? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो संक्रमण से लड़ते हैं। ठीक है।
लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडी होता है और एंटीबॉडी बनाकर रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या है कि हानिकारक कणों कणों को नष्ट करते हैं। इओसो इओसोनोफिल्स, इओसोनोफिल्स क्या होते हैं, एलर्जी से बचाव करते हैं। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स क्या करते हैं, सूजन और एलर्जी की प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। और ये बनती कहाँ पे, इसका निर्माण स्थान है इसका अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड्स। ठीक है। जीवन काल इसका जो है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, मतलब ये हर घंटे मतलब ये हर घंटे नई बनती हैं और पुरानी डिस्ट्रॉय होती हैं। कौन सी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स है ना, थर्ड आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कार्य, मतलब प्लेटलेट्स को कहते क्या है, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के कार्य जो हैं वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाना, समझ रहे, जो हम हमारे कहीं हमारी बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है तो क्या होता है कि रक्त जम जाता है, यानी ब्लड का थक्का बन जाता है, जो हमारी ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लड को बहने से रोकता है। ठीक है। ये काम करती है क्या, प्लेटलेट्स। अगर बॉडी में मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा अच्छी होती है तो क्या है कि थक्का तुरंत जम जाता है और हमारी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती। और ये सब होता है विटामिन के लिए। अगर विटामिन के अच्छी है हमारी रक्त में तो थक्का आसानी से बन जाता है। ठीक है। इसका निर्माण स्थान कहाँ पे है, इसका निर्माण स्थान अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 8 से 10 दिन, मतलब प्लेटलेट्स हमारी जो हैं 8 से 10 दिन में रिन्यू होती हैं। अब सेकंड है जो ब्लड में, मतलब 45% तो लाल रक्त कणिकाएँ और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अब प्लाज्मा पाया जाता है हमारे ब्लड में, तो प्लाज्मा जो है वो पाया जाता है 55%। 55% प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता क्या है, कैसे दिखता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल भाग होता है जो हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है। इसमें 90% मतलब 90% पानी और 10% प्रोटीन होता है। 10% प्रोटीन, हार्मोन, गैस, ग्लूकोज, एंजाइम और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यह रक्त कोशिकाओं को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है। मतलब जो ब्लड की सेल्स होती हैं, है ना, उसको जो है पूरी बॉडी में ले जाने का काम, यानी ट्रांसफ़र मूवमेंट का काम करता है प्लाज्मा। ठीक है। यह रक्त कोशिकाओं को शरीर में ले जाने में मदद करता है। इसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो संक्रमण और रक्तस्राव को रोकते हैं, मतलब ब्लीडिंग को रोकते हैं और संक्रमण को रोकते हैं। ठीक है। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रकार, मतलब कितने टाइप का होता है, जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के टाइप कौन से होते हैं। नंबर 1 है प्रणालीगत परिसंचरण। प्रणालीगत मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि इसमें रक्त जो है हृदय से शरीर के सभी अंगों तक जाता है और फिर वापस हृदय में लौट आता है, यही होता है। ठीक है। दूसरा है फुफ्फुसीय परिसंचरण, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें रक्त हृदय से फेफड़ों तक जाता है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन ग्रहण होती है, फिर रक्त वापस हृदय में लौट आता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, कोरोनरी परिसंचरण, यानी कोरोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या है, इसमें हृदय की स्वयं की रक्त आपूर्ति होती है जिससे ये कार्यशील बना रहता है। मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ये हृदय के अंदर ही सर्कुलेशन होता है और इसमें हृदय में मतलब हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से होता है और ये एक्टिव बना रहता है। ठीक है। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्व क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। इसकी इम्पोर्टेंस है कि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना,
कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तीसरा है शरीर के तापमान को संतुलित रखना। चौथा है रोगों से सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें बताएं, ठीक है, कमेंट में इससे बारे में। और अगर आपको कुछ चाहिए है तो आप हमें इसके बारे में कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये नहीं बताया या आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करें, ठीक है। अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम इससे रिलेटेड, मतलब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने बताया है पूरा, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन बी सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो रक्त जो है, प्लाज्मा रक्त जो है वो पीले रंग का तरल घटक है। यह रक्त की मात्रा का 55% तक होता है। यह प्रोटीन, जल, लवण, शर्करा तथा थक्का जमाने वाले कारक से बना होता है। प्लाज्मा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुंचाने और उत्सर्जन के लिए सेलुलर उपापचय से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों को गुर्दे, यकृत और फेफड़ों तक पहुंचने के लिए एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो मानव रक्त का तरल भाग जो होता है, जिसे लवण, जल और प्रोटीन से बना होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये हल्के पीले रंग का होता है और ये इसका इस्तेमाल क्या होता है वो सारा हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? देखिए, औसत वजन हमने पहले ही बताया था हृदय के बारे में। एक वयस्क हृदय है ना, उसका वजन जो होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि 240, ऑप्शन ए है 240 ग्राम, ऑप्शन बी 300 ग्राम, ऑप्शन सी 255 ग्राम, ऑप्शन डी 390 ग्राम। देखो, कहीं कहीं पे ये भी लिखा है कि 250 से 300 ग्राम होता है और कहीं कहीं पे ये भी लिखा है कि 300 से 350 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें दिया गया है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन, ठीक है, जबकि रेलवे ने माना है कि 300 ग्राम। तो हृदय एक पेशीय अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवर्त तालबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। हृदय का औसत वजन महिलाओं में जो होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, 72 टाइम्स। इसी से हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर और जो हार्ट रेट जो होती है, धड़कन, उसको भी हम लोग नापते हैं। पल्स रेट जिससे बोलते हैं, पल्स रेट भी हम लोग नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी कॉन्ड्रोसाइट, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट तो मानव रक्त में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है कॉन्ड्रोसाइट जो है वो मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, चिपचिपा, लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। मानव रक्त में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाए जाते हैं। मानव रक्त में कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप बल क्या है?
रक्तचाप जो बल होता है वो क्या है? ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर डायस्टोल से के दौरान धमनी के अंदर। ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर। ऑप्शन सी नसों के अंदर। ऑप्शन डी रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है। ठीक है, रक्तचाप बल जो होता है वो रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसे कहते हैं रक्तचाप। रक्तदाब बल या रक्तचाप दल जो होता है वो दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने वाला बल होता है। ठीक है, प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ बल उत्पन्न होता है क्योंकि रक्त को हृदय से रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है और पंप करने को ही रक्तचाप बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए डीएनए के पृथक्करण। ऑप्शन बी रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज। ऑप्शन सी जीका विषाणु की पहचान। ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो कार्ल लैंडस्टीनर को आधुनिक रक्त समूह का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1900 से 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज करी थी। यही कारण है कि 14 जून को उनके जन्म दिवस को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, जिसमें ए बी ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही यानी किसी भी ग्रुप का ब्लड जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। और ओ ग्रुप जो होता है वो डोनर माना जाता है, जो कि सर्वदाता होता है। ये किसी भी दूसरे ग्रुप को ये अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स रहते हैं। मतलब किसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं? ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लसीक, ऑप्शन डी सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% तक होती है। यह एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान, जैसे मतलब ये रक्त जो है ब्लड वो बेसिक नेचर का होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ब्लड में प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में तीनों चीज़ें मौजूद रहती हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड का मुख्य कार्य एक अंग से दूसरे अंग में O2 मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन, रोगों से प्रतिरक्षा और शरीर का तापमान नियंत्रित करना होता है। ब्लड का तरल हिस्सा प्लाज्मा होता है जिसमें 90% पानी तथा 10% में प्रोटीन और अकार्बनिक मतलब जो नॉन कार्बनिक एसिड होते हैं, मतलब पदार्थ होते हैं, उनको जो है प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा में रखे जाते हैं। ठीक है, और रक्त को लैंडस्टीनर ने 4 समूहों में बांटा था। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? आरबीसी का वर्क क्या है? ऑप्शन ए शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑप्शन बी शरीर की कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड निष्कर्षित करना। ऑप्शन सी नाइट्रोजनी अपशिष्ट को घुलित डिजॉल्व मतलब घुलित रूप में उत्सर्जित करना। ऑप्शन डी शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना। तो आरबीसी जो है वो जो है जिसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और आरबीसी में हीमो नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर कणिकाएं ये जो होती हैं मतलब आरबीसी जो होती हैं वो लाल होती हैं। मानव शरीर में आरबीसी का प्रमुख कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेना होता है। मतलब आरबीसी क्या करती हैं, शरीर की मतलब जितनी भी कोशिकाएं, जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन पहुंचाना
और वहाँ से ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना आरबीसी का वर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। ऑप्शन बी, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। ऑप्शन सी, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। ऑप्शन डी, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में दे ले जाता है। देखो, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, बिल्कुल बचाता है, क्योंकि ये जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है। रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक भी ले जाता है। फेफड़ों के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं, बाहर निकालते हैं। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों के शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है, बिल्कुल पहुंचाता है। रक्त के माध्यम से ही हम जो है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचती है ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसमें गलत है कि रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? ऑप्शन ए, बड़ी आंत। ऑप्शन बी, हृदय। ऑप्शन सी, रक्त। ऑप्शन डी, धमनियाँ। तो बड़ी आंत का परिसंचरण तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन सी, लसिका। ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। देखो, शरीर में, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो शरीर के विभिन्न अंगों में कौन ले जाता है? वो ले जाती हैं आरबीसी। और आरबीसी में को ही हम जो है हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी, मेलानिन। ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। देखो, श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? वो करती हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के प्रति इसका संबंध होता है। मतलब हीमोग्लोबिन आरबीसी जो होती हैं वो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में विभिन्न अंगों तक रक्त के माध्यम से पूरी बॉडी में हर सेल्स तक पहुंचाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य प्रकुचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो सबसे मतलब जो नॉर्मल होता है वो 80 और 120 रहता है। तो मैक्सिमम कितना होगा? वो रहता है 120 mmHg। ठीक है। सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर यानी प्रकुचन दाब। और डिस्टोलिक डिस्टोलिक प्रेशर जो होता है मतलब जो लोअर वाला रहता है वो रहता, संकुचन वाला रहता है, वो रहता है 80 mmHg। ठीक है। ये हम लोग ऐसे नापते हैं, जो बीपी हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं वो नॉर्मल मतलब सामान्य मनुष्य का, वयस्क मनुष्य का जो होता है वो 80-120 होता है। जो लो प्रेशर बीपी होता है वो रहता है 80 और हाई रहता है वो रहता है 120। ठीक है। तो प्रकुचन वाला वो 180 mmHg रहेगा और वो 120 mmHg रहेगा। और हाई लो वाला जो है वो रहेगा, संकुचन वाला रहेगा वो रहेगा 80 mmHg डिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ऑप्शन ए, वेन केवा। ऑप्शन बी, वृक्कीय। ऑप्शन सी, महाधमनी। ऑप्शन डी, फुफ्फुसीय। तो महाधमनी जो है वो नाम से ही पता लग रहा है कि सबसे बड़ी धमनी जो है वो महाधमनी ही होगी। ठीक है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी होती है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह धमनी दैहिक दैहिक एवं फुफ्फुसीय रक्त परिवहन करती है तथा दैहिक कोशिकाओं और सिरा तंत्रों से होती हुई पुनः हृदय के दाहिने आलिंद में वापस आ जाती है। मतलब ये बाएं निलय से शुरू होती है
और जुड़ते जुड़ते पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हुए ये दाएं आलिंद तक आ जाती है। मतलब बाएं निलय से दाएं आलिंद तक आ जाती है। सबसे बड़ी धमनी इसीलिए है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी केशिका, ऑप्शन बी महाशिरा, ऑप्शन डी शिरा। तो जो कैपिलरीज होती हैं वो हमारी सबसे छोटी धमनी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये पोषक तत्वों को हमारी बॉडी की हर कोशिका तक पहुंचाती हैं। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी जो रक्त वाहिनी रुधिर कोशिका होती है, जिसका व्यास यानी डायमीटर जो होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। केशिकाएं वेन्यूल्स जो होती हैं वो धमनी के बीच रक्त पहुंचाती हैं। और धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है छोटी रक्त वाहिका जो है वो कहलाती है केशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? ऑप्शन ए सीरम एमाइलेज, ऑप्शन बी एक एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी फैब्रिनोजेन, ऑप्शन डी एक एल्ब्यूमिन। तो दो ऑप्शन बी और डी तो सेम है, इसको तो हटा ही दो। ठीक है। तो फैब्रिनोजेन जो होती है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो रक्त के स्कंदन में निहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारंपरिक रक्तचाप नापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किसके द्वारा जुड़ा रहता है? मतलब ये बीपी नापने की मशीन जो पुरानी होती है उसके माध्यम से हम लोग बीपी नापते हैं। उससे उसमें मतलब कैसे नापते हैं ये चीज़ बात कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन ए समदाब से, ऑप्शन बी ट्रांसड्यूसर से, ऑप्शन सी मैनोमीटर से, ऑप्शन डी मरकरी कॉलम से। तो उसमें क्या रहता है, एक पारा भरा रहता है एक शीशे के उसमें। तो हम हाथ से एक पंप करते हैं और उससे वो पारा ऊपर नीचे रहता है। फिर उसमें प्रेशर भर जाता है और उसको रिलीज़ करते हैं तो हम जो है बीपी को एक सही उससे नापते हैं। ठीक है। एक पारस्परिक रक्तचाप नापने वाले उपकरण को रुधिर मापी या सुस्मो मैनोमीटर जो होता है कहते हैं, है ना, स्फाइग्मोमीटर कहते हैं। यह यंत्र में एक पंप होता है जिसमें रबर की एक नलिका लगी होती है। यह नलिका आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग जो है पारद यंत्र से जुड़ा रहता है। रुधिर मापी यानी स्फाइग्मो मैनोमीटर का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक वान वाश ने 1881 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब जो होता है वो रहता है 80/120। ठीक है। और जो हाई ब्लड प्रेशर वाला रहता है उसका 90/120 रहता है। और हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, और 50 से 100 वाले को कहते हैं निम्न दाब से पीड़ित, यानी जो लो ब्लड प्रेशर वाला होता है उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? ऑप्शन ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। मतलब ये जो है एक अंग से दूसरे अंग तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब कौन सा पार्ट जो होता है रक्त का वो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं आरबीसीज या हीमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? कौन सा ऊतक जो होता है वो रक्त वाहिका के यानी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके व्यास को डायमीटर को बदल देता है?
ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी मांसपेशी, ऑप्शन सी उपकला, ऑप्शन डी हड्डी। तो मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंतरांगों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण होती हैं। पतली, लंबी व संकुचनशील पेशी कोशिकाओं, जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं, इन पेशी तंतु के ऊतकों को पेशी ऊतक कहा जाता है। ये मांसपेशी ऊतक शरीर में रक्त वाहिकाओं को व्यास को परिवर्तित करने में सहायक होती हैं। तो कौन सी सहायक होती हैं? मांसपेशियां जो होती हैं वो रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदलने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पल्स रेट जो होती है वो क्यों, जांच उसकी क्यों की जाती है? पल्स रेट की क्या ज़रूरत है? ऑप्शन ए दिल की फंक्शनिंग जानने के लिए, ऑप्शन बी मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, ऑप्शन सी रक्त की मात्रा जांचने के लिए, ऑप्शन डी फेफड़ों की स्थिति जानने के लिए। तो मानव शरीर की जो पल्स रेट होती है उसकी जांच की जाती है, उसकी जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए करी जाती है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। पल्स रेट जो है वह दर होती है जिस पर दिल धड़कता है। जैसा कि दिल से रक्त को पंप किया जाता है, जिससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं में स्पंदन महसूस कर सकते हैं। स्पंदन यानी कंपन, वाइब्रेशन जो होता है। एक व्यक्ति के लिए सामान्य पल्स रेट 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है। मतलब 60 भी होती है और 100 भी हो सकती है, ठीक है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि 60 से मतलब 70 हो, या मतलब निश्चित नहीं होता है। 60 से 100 के बीच में ये सामान्य मनुष्य के अंदर धड़क सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी, ठीक है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी पेट। तो मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी होता क्या है? नॉर्मली उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। क्या करा जाता है कि इसमें सर्जरी की जाती है जिसमें हृदय की मांसपेशियों को तक ब्लड सप्लाई करने की वाहिकाओं को खोला जाता है। मतलब इसमें जो है ब्लड वेसल्स को ओपन कर दिया जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उनका काम क्या होता है कि हृदय में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, ठीक है। हृदय में, बॉडी में तो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हृदय, बॉडी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक अंग में जो है वो हृदय कम पंप कर रहा है, लेकिन हृदय में पंप करने के लिए जो है वो इनको कॉर्नरी आर्टरीज जो होती हैं वो लगाई जाती हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। एंजियोप्लास्टी कब होती है कि जब कोई हार्ट अटैक वगैरह होता है उसमें एंजियोप्लास्टी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी गायब है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ऑप्शन डी जिंक। तो हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक यानी डाई तथा लौ युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम नामक रंजक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। हीम की वजह से लाल होता है ब्लड का रंग, जबकि लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिसे श्वसन गैसों का संवहन करता है। और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक हीमैटिन होते हैं। सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा जो है 15 ग्राम पर 100 ml होती है। ये जो है कि किसी भी ब्लड में, मतलब सामान्य व्यक्ति है उसके ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगी अगर 100 ml ब्लड निकाला गया है तो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में सफ़ेद रक्त कण किसको कहते हैं, किसकी वजह से होता है, क्या मदद करते हैं, क्या करते हैं ये सफ़ेद रक्त कण, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्या करते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, ऑप्शन बी पोषक तत्वों को ले जाते हैं, ऑप्शन सी शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, ऑप्शन डी खून जमने में मदद करते हैं। तो जब WBCs होते हैं वो करते हैं शरीर में इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स है ना, वो क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। मतलब प्लेटलेट्स में ऐसा क्या होता है कि जो जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की उसमें मदद करते हैं। ऑप्शन ए पोथ्राम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स में पोथ्राम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो इसमें क्या है, मानव रक्त प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्रोथ्राम्बिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः और कितना कितना होता है। तो जो खून बहने से लेकर जमने का समय जो होता है वो क्रमशः कितना होता है कि ऑप्शन ए 2 से 3 मिनट और 4 से 6 मिनट, ऑप्शन बी 2 से 10 मिनट और 5 से 15 सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सी 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट। देखो खून बहेगा कब तक, 2 से 7 मिनट तक बहेगा और 3 से 10 मिनट के बीच में ये जम जाएगा। तो मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः जो होता है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट तक होता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन का निर्माण जो लिवर में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। तो 2 से 7 मिनट तक ब्लड बहेगा मैक्सिमम और 3 से 10 मिनट के अंदर जो है वो थक्का बन जाएगा ब्लड का, अगर विटामिन के की मात्रा ठीक है बॉडी में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिका। RRB NTPC, RRB JE, RRB ALP, RRB ग्रुप डी आदि में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं यानी जो RBC होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता और इसकी आयु जो होती है वो लगभग 120 दिन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। ऑप्शन ए कम घनत्व लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी रीसस फैक्टर, ऑप्शन डी डिब्बावाद प्रोटीन केट। तो रीसस बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश 85% मनुष्यों के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह एक एंटीजन दिखाई देता है और H के बाद असंगति एक माँ और उसके बच्चे के लिए गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, जबकि रीसस फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता। तो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख जो है वो क्या नहीं करता, रीसस फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। अशुद्ध जो रक्त होता है उसका संचार कौन करता है। ऑप्शन ए पल्मोनरी सिरा, ऑप्शन बी अल्वेओली, ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन डी महाधमनी। तो पल्मोनरी धमनी जो है दाहिने निलय से फेफड़े तक रक्त पहुंचाता है। पल्मोनरी जो धमनी होती है वो कहाँ होती है, वो दाहिने निलय से
फेफड़े में रक्त पहुंचाता है। ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, व बाएं भाग में शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो होता है बाएं साइड में, और दाएं साइड में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसे कहेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? अभी मैंने बताया था कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने 1900 से लेकर 1901 में जो है 4 ग्रुप को, जो ब्लड ग्रुप हैं उनके बारे में बताया था, ओ, ए, बी और ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 6। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके भाग का 1/10, मतलब 10वां भाग जो है वो ब्लड का होगा, तो अर्थात 4.5 से 5 लीटर तक होता है। और लाल रक्त, मतलब रक्त लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, जिसका 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रुधिर कणिकाएं जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सेम हो गया, सॉरी। निम्नलिखित जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी इकोकार्डियोग्राम, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी लिपिड प्रोफाइल। तो इकोकार्डियोग्राम जो होता है, मतलब ईसीजी जिसको कहते हैं, ईसीजी जो है वो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों को आकलन करने में उपयोगी होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है यानी ईसीजी के द्वारा दिल की धड़कनों और उससे निकलने वाली विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगा सकते हैं। स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करता है। स्टेथोस्कोप क्या करता है? वो रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। ठीक है, जो हम लोग जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं आला, जो नॉर्मल डॉक्टर लगाते हैं और हमारे धड़कनों को चेक करते हैं, इससे क्या पता चलता है कि रक्त संचार की दशा का परीक्षण इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच का मान लगभग कितना है? तो मानव रक्त के पीएच का मान लगभग है 7.4। ठीक है, इसमें जो है शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कहा जाता है पीएच पावर। पीएच पावर किसको कहते हैं? वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कहते हैं पीएच पावर। यानी जो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4, और ये क्षारीय गुण में पाया जाता है, बेसिक नेचर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ए बी रक्त जो इसका ब्लड ग्रुप है उस व्यक्ति के बारे में बताना है। ऑप्शन ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्त दान कर सकता है। ऑप्शन ए बी है सार्वभौमिक रक्त दाता कहा जाता है। ऑप्शन सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ऑप्शन डी ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो उसको कहते हैं सर्वग्राही, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से यह व्यक्ति ब्लड ले सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं सर्वग्राही। और ओ जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसे कहेंगे सर्वदाता, यानी डोनर ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? मतलब पीएच की सीमा, तो पीएच वैल्यू के बारे में बताना है। रक्त की पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है 7.3 से लेकर 7.4 तक, यानी 7.35 से लेकर 7.45 तक। ठीक है, और कुछ पीएच वैल्यूज़ दी गई हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि समुद्री जल
समुद्री जल जो होता है वो उसकी पीएच वैल्यू 8.4 रहती है, रक्त की 7.3 से 7.5 तक, लार की 6.5 से 7.5 तक, दूध की 6.4, मानव मूत्र की 4.8 से 8.4, शराब की 2.8 से 3.8 तक, सिरका की 2.4 से 3.4 तक और नींबू की 2.2 से 2.4 तक। ठीक है, ये कुछ पीएच वैल्यूज़ दी गई हैं, इनके बारे में जो है हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, मतलब धमनियों में क्या भरा होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी टॉक्सिन, ऑप्शन डी लिपिड्स। तो धमनियाँ शुद्ध रक्त का वहन करती हैं जो ऑक्सीजन से भरी होती हैं। ठीक है, केवल पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वह रुधिर वाहिनियाँ जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं उन्हें कहते हैं धमनियाँ। जबकि पूरे शरीर में प्रवाहित रक्त यानी अशुद्ध रक्त जो होता है उसको एकत्रित कर पुनः हृदय में पहुंचाने का कार्य जो होती हैं वो करती हैं सिराएं। ठीक है, सिराएं क्या करती हैं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है यानी अशुद्ध रक्त रहता है उसको विभिन्न अंगों से ब्लड को लाकर हृदय तक पहुंचाती हैं, उनको कहते हैं सिराएं। और धमनी क्या करती हैं? धमनी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है जो हृदय से लेकर बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन ए बी पेशी, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी ऊतक। तो प्लाज्मा जो है वो एक द्रव है जिसमें 90% तक पानी रहता है और 10% में प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ इसमें कौन कौन से होते हैं? लगभग जैसे अकार्बनिक में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। और इन्हीं के कारण जो है वो ब्लड है वो बेसिक नेचर का होता है। और कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, पचे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, प्रतिरंजन आदि। प्लाज्मा का प्रमुख कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है। ठीक है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का जो शरीर में संवहन करता है वो कौन करता है? वो करता है प्लाज्मा। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें तो आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, और आपके सारे एग्ज़ाम्स हम क्लियर कराएंगे। बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।